मुझे राइटिंग देख के वैसे लग रहा है लड़की होनी चाहिए, है ना, थोड़ी लग रही है लड़कियों वाली हरकतें। ये लड़कियां ऐसे शांति से अच्छे से करती है, लड़कों में इतना वो नहीं होता कि कौन अंडरलाइन करने बैठेगा, पर करो भाई। तो एक एक पेज का क्वेश्चन तो भैया 4 नंबर का भी आ रहा है ना, आई हाईली सजेस्ट कि 4 नंबर के क्वेश्चन को भी अगर लिख सकते हो एक पेज का बना के लिख दो। 6 नंबर के क्वेश्चन को 1.5 पेज तक लेकर जाओ, हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखो, हर एक चीज को हेडिंग के साथ लिखो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, एंड जहां पे हेडिंग है उसके नीचे कुछ मत लिखो। हर एक एक चीज के बाद अगर लाइन छोड़ दोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, हर चीज को पॉइंट्स के अंदर बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। खाली भी नहीं लग रहा, अच्छा भी लग रहा है, देखने में पढ़ने में इजी भी है और तुम्हारी स्पेस भी भर गई है। आज मैं ले आई हूं तुम्हारे सामने तुम्हारी बिजनेस स्टडीज के टॉपर की आंसर शीट, जो कि सीबीएसई खुद अपने आप रिलीज करता है। तो भैया अगर तुम टॉपर बने ना, मतलब सोचो तुम्हारी आंसर शीट रिलीज हो जाएगी और अगले साल में तुम्हारी आंसर शीट की वीडियो बना रही होंगी, सोचो क्या फीलिंग आएगी। तो ये जो आंसर शीट है ये उस टॉपर की है जिसके पूरे मार्क्स आए हैं, जिसने सब कुछ सही लिखा है और उस पैटर्न में लिखा है जो सीबीएसई तुमसे भी डिमांड करता है कि तुम भी इसी पैटर्न में लिखो गधो और अच्छे नंबर लेकर आओ। तो ऐसा क्या पैटर्न है, ऐसा क्या लिखते हैं टॉपर, आज पता चलेगा कि ये करते क्या है भाई, इतनी शीट्स का ये करते क्या है, इतने नंबर लाते कहां से हैं, वो सारी चीजें आज पता चलेंगी। एंड बिजनेस स्टडीज स्पेशली एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत डरते हो कि मैम इजी तो बहुत है, आता तो सब है पर लिखा ही नहीं जाता, मुझसे तो लिखा ही नहीं जाता, 6 नंबर में कैसे लिखूं, 4 नंबर में कैसे लिखूं, मार्क्स कैसे लेकर आऊं। तो रुक जाओ, हर चीज यहाँ पर मैं आज बताने वाली हूँ। एंड नॉट जस्ट दिस भाई, मैं खुद बोर्ड टॉपर रह चुकी हूँ, मेरे खुद 98% थे, खुद एसआरसीसी से पढ़ चुकी हूँ, तो मैं भी बताऊंगी ना कि मैंने कैसे पेपर किया है और मैं भी कैसे इतना ही अच्छा पेपर करके आई थी और इतने ही अच्छे नंबर लेकर आई थी। तो जल्दी से आ जाओ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड आज तुम्हें बताते हैं टॉपर्स के सीक्रेट्स कि कैसे हम लोग अपनी मार्कशीट लिखकर आते हैं और कैसे नंबर लेकर आते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज तो जो यहाँ पर हमारे पास है वो है हमारी एमसीक्यूज, ठीक है। तो एमसीक्यूज में तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस बच्चे ने क्या किया है। इस बच्चे ने जो नाम जो ऑप्शन है वो भी लिखा है एंड जो पूरे का पूरा नाम है वो भी लिखा है। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि कई बार क्या होता है जो एमसीक्यू है वो भी ऑप्शन में होते हैं, कि एमसीक्यू भी 2 दे दिए, ऑप्शन ए मतलब और ऑप्शन बी। तो अगर ऐसा है कि 2 अलग अलग एमसीक्यूज दे रखे हैं तो उसमें भी तुम यहीं पर लिख कर आना A5 और इसमें भी साथ में लिख कर आना कि ऑप्शन ए, अगर एमसीक्यू भी ऑप्शन में है तो वो भी लिख कर आना। एंड एक चीज जो बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बच्चे ने कितनी साफ राइटिंग में साफ साफ क्या किया है, एक एमसीक्यू करा एक लाइन छोड़ी, एक एमसीक्यू करा एक लाइन छोड़ी, एंड एमसीक्यू में ऑप्शन प्लस नाम दोनों चीजें लिखी गई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया एक एक लाइन छोड़ रहे हैं, पेज कैसे भर रहे हैं, कुछ नहीं होता, साफ सुथरा दिखना चाहिए। एंड दूसरी चीज मुझे एक और क्या समझ आई कि इस बच्चे ने पेपर सीधा शुरू किया है। तो तुम लोग बोलते हो मैम पेपर उल्टा शुरू कर सकते हैं, उल्टा शुरू कर सकते हो पर टीचर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, टीचर को स्पेशली पहले पीछे से पूरा देखना पड़ता है, राइट। तो आई विल हाईली हाईली सजेस्ट कि तुम पेपर को सीधा ही शुरू करो। उल्टा कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे पर टीचर पे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो एक आधा मार्क्स कम ही दे देगा इस वजह से, ठीक है। तो सीधा शुरू करो, जहां नहीं आता जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना, पर सीधा शुरू करो तो बेहतर रहता है, ठीक है। अगला, बच्चे ने अगेन आगे एमसीक्यू ही करे हुए हैं, ठीक है। टोटल 20 एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, बच्चे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सही है। इवन देखो जहां पर ऐसा भी क्वेश्चन है तो बच्चे ने पूरा आंसर लिखा है, ऐसा नहीं है कि आधा आंसर लिख दिया, पूरे का पूरा आंसर लिखा है, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है डिफरेंस का, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। एक तो भैया इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, तुम्हारे पेपर में भी जरूर आएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले से ही बता रखे थे कि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, वही सेम क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ने बहुत क्लियरली क्या किया है, सबसे पहले लिखी है बेसिस, जिसको भैया तुम कभी लिखते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है ऐसे ही लिख के आ जाएंगे, कौन देख रहा है, देखते हैं। बेसिस के नंबर, बेसिस के बेसिस पर भी आधा एक नंबर कट जाता है, सो प्लीज बेसिस लिखकर आओ। अगेन यहाँ पर भी देखो बच्चे ने एक पॉइंट लिखा है, लाइन छोड़ दी, दूसरा पॉइंट लिखा है, लाइन छोड़ दी, मतलब मुझे खुद को देख के ना ऐसा लग रहा है कि पेपर ब्रीद कर रहा है, उसको सांस लेने की जगह मिल रही है पेपर को। एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी लिख रखा है, एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिख रखा है, अच्छे से लाइन मार के, लाइन के पास से शुरू हो रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, लाइन यहाँ पे शुरू यहाँ से कर रहे हैं, नहीं भैया एकदम अच्छे फॉर्मेट में हर एक चीज लिखो, ठीक है।
तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बेसिस लिखा है, बेसिस में हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़ी है। उससे भी अच्छी चीज जो बच्चे ने क्या करी है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन किया है। कैन यू सी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन किया है। अब मैं अगर एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं खुद भी सिर्फ जो अंडरलाइन किया होता है वही पढ़ती हूँ, बिकॉज इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही पे जो मेन काम है वो मुझे दिखा है। या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग किस बेस पे होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट करती है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई करता है। इसने सिर्फ उसी को अंडरलाइन किया है बच्चे ने। ठीक है, मुझे राइटिंग देख के वैसे लग रहा है लड़की होनी चाहिए, है ना, थोड़ी लग रही है लड़कियों वाली हरकतें कि लड़कियां ऐसे शांति से अच्छे से करती है। लड़कों में इतना वो नहीं होता कि कौन अंडरलाइन करने बैठेगा, पर करो भाई, कोई भी हो, तुम कितने भी नंबर ला रहे हो, कुछ भी हो, अंडरलाइन करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन करने में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अंडरलाइन करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। अगेन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बच्चे ने जो है अंडरलाइन की हुई है एक एक चीज को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बच्चे ने हेडिंग लिखी है, तो हेडिंग में क्या है, पहले तो हेडिंग लिखी, उसको अंडरलाइन किया, और हेडिंग के नीचे कुछ नहीं लिखा। हेडिंग के नीचे जो है जगह खाली छोड़ी हुई है बच्चे ने, देख रहे हो। मतलब अगेन वही बात है कि पेपर को ना ब्रीद करने की जगह मिल रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ, पेपर को हवा आ रही है, पेपर जो है सांस ले पा रहा है। ऐसे नहीं कि बेचारे को एकदम ऐसे पैक नहीं कर दिया है पूरा, बहुत क्लियरली हर चीज दिख रही है। एंड अगेन अब यहाँ पर भी तुम देखो कि जैसे हमारे है कि फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, 5 पूछे तो उसने 5 ही लिखे और एकदम सेम लाइन में लिखे। तुम्हें तो प्रोसेस ही नहीं याद होते, तुम्हें तो याद ही नहीं होता कि भैया इस प्रोसेस में लाइन वाइज कैसे होगा। उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं अपने, कि प्रोसेसेस कैसे लिखने हैं, एक्रोनियम्स बताए हैं, तो वो जरूर देखा करो और सही प्रोसेस सही लाइन में लिखा करो। ठीक है, बिकॉज सही लाइन में लिखने पे ही आपको जो है सही से नंबर मिलते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक एक चीज बच्चे ने अंडरलाइन करी हुई है। ठीक है, अब ये मुझे लगता है कुछ 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 से 4 नंबर का होगा, 6 नंबर का नहीं हो सकता, 22वां क्वेश्चन ही है सिर्फ अभी तो 3 नंबर के क्वेश्चन में भी तुम देखो बच्चे ने आराम से एक पेज पूरा भरा है, और तुम 6 नंबर में भी एक पेज नहीं भर के आते हो, तो कृपा करके ज्यादा लिखने लग जाओ, पेज भरने शुरू कर दो, अच्छे से लिखने लग जाओ। एंड ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ने एंड तक नहीं लिखा, पूरा शीट के एंड तक लिखा हुआ है। ठीक है, अगला अब 23 का है। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने क्लियरली लिखा है 23B, कि इसने ऑप्शन बी लिखी है। तुम ये भी नहीं लिखते हो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये भी लिखना जरूरी होता है कि कौन सा ऑप्शन तुम लिख रहे हो। फिर आगे आता है कि सेबी के कुछ एक फंक्शंस वगैरह बताए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो सेबी के सिर्फ फंक्शन बताए हैं, और वो भी कोई एक फंक्शन पूछा है, तो उसमें के 3 पॉइंट है, 3 ही पॉइंट बच्चे ने लिखे, उसमें भी पूरे नंबर मिले हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा, उतना ही लिखना होगा, और उसमें भी एक एक चीज अंडरलाइन करके लिखिए। ठीक है, तो मतलब तुम कितना क्लैरिटी से लिख रहे हो ना, वो टीचर को समझ आना चाहिए कि ये बच्चे ने पढ़ा हुआ है या नहीं, इस बच्चे को आता है या नहीं, ये टीचर को चेक करना होता है। ठीक है, अगला अगेन आगे अगर तुम देखो कि बच्चे ने एक एक चीज अंडरलाइन की हुई है, पॉइंट्स में एक एक चीज लिखी हुई है। इफ यू सी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वर नॉट फुलफिल्ड आर एज फॉलोज। अब ये पक्का केस स्टडी होगा। अब केस स्टडी में तो आधे से ज्यादा नंबर इस चीज के होते हैं कि तुमने सही चीज आइडेंटिफाई करी है कि नहीं, क्योंकि अगर गलत चीज आइडेंटिफाई कर ली, 1.5 पेज भी भर दिया, आंसर के मार्क्स है 0, क्योंकि आइडेंटिफाई गलत किया है। तो आइडेंटिफिकेशन बच्चे ने एक एक चीज की सही करी हुई है, तो तुम्हें ये भी आना चाहिए कि केस स्टडी से आइडेंटिफाई कैसे करो। अगेन उसके लिए मेरी वीडियोस देखा करो, मैं हर एक केस स्टडी में कीवर्ड बताती हूँ कि किस कीवर्ड से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, मेरी पूरी सीरीज देखोगे ना, इतनी अच्छी केस स्टडी की प्रैक्टिस हो जाएगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। तो कीवर्ड के बेसिस पे जो है अपनी पूरी की पूरी केस स्टडी को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर वो कीवर्ड्स दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो 25 में भी तुमने देखो बच्चे ने बी लिखा हुआ है पहले। ठीक है, एंड अगेन इसके 2 पार्ट्स होंगे, तो बहुत क्लियरली बच्चे ने पॉइंट 1 पार्ट 1 पार्ट 2, पर उसके अंदर भी बच्चे ने 3-3 पॉइंट बनाए हुए हैं। मतलब अब जैसे थ्योरी में भी तुम लिख सकते हो, तुम पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी, पर बच्चे ने उसके अंदर भी जो है 3 पॉइंट्स बना के लिखे हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, इससे भरा हुआ भी लग रहा है, खाली भी नहीं लग रहा, पर एट द सेम टाइम देखो ये लाइन पूरी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, सुंदर भी लग रहा है, खाली भी नहीं लग रहा, अच्छा भी लग रहा है, देखने में पढ़ने में इजी भी है, और तुम्हारी स्पेस भी भर गई है। ठीक है ना, सो इस तरीके से अगर तुम पॉइंटर्स बना के लिखोगे, कम लिख के ज्यादा नंबर ले जाओगे। तो पैराग्राफ नहीं बनाना, हर चीज को पॉइंट्स में लिखो, हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, एंड उसमें भी एक एक चीज को बच्चे ने अंडरलाइन किया हुआ है। अगेन दूसरा पॉइंट है, फिर से 4 पॉइंट्स बना के उसने लिखे हुए हैं। हाँ, ऑल्सो मेक श्योर कि चारों पॉइंट्स में कुछ अलग अलग चीजें लिख रहे हो, जैसे इसमें वेस्टेज के बारे में लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, हर चीज के एग्जाम्पल दे दो। अरे बिजनेस स्टडीज में इतनी एग्जाम्पल बन सकती है, एंडलेस। सो प्लीज ट्राई करो कि हर चीज में एक ढंग की एग्जाम्पल जरूर तुम बना के लिख रहे हो। ठीक है, 26 अगेन ऑप्शन का नाम है,
ठीक है, कौन सी ऑप्शन लिखी है। अगेन हर एक हेडिंग के अंदर, हर एक हेडिंग के अंदर पॉइंट्स में उसने समान लिखा है। ठीक है, अगर तुम देखो 25th क्वेश्चन है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन एक पेज से ज्यादा का है, ऑलमोस्ट एक पेज का है। चलो 26th क्वेश्चन है, फिर से तुम देखो ऑलमोस्ट एक पेज का ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है। तो एक एक पेज का क्वेश्चन तो भैया 4 नंबर का भी आ रहा है ना। आई हाईली सजेस्ट कि 4 नंबर के क्वेश्चन को भी अगर लिख सकते हो, एक पेज का बना के लिख दो। 6 नंबर के क्वेश्चन को 1.5 पेज तक लेकर जाओ। ठीक है, इतना लिखना पड़ता है क्योंकि यार बहुत आसान है, सबको पता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सबको पता है। पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना इज हाउ यू गेट द मार्क्स। ठीक है, अगर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द पैसेज इज, तो पैसेज की बात हो रही है। अगेन जो भी पैसेज में लाइनिंग है, बच्चे ने एज इट इज लाइन लिख दी। पैसेज ने बोला होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हियर, तो इसने एग्जैक्टली लिखा है द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इज दिस एंड दिस। ठीक है, उसमें भी ग्रुप 1 ऐसा था, ग्रुप 2 ऐसा था, ग्रुप 3 ऐसा था। मतलब मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन था, पर मैं आंसर को देख के क्वेश्चन समझ गई हूं कि क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली 3 ग्रुप्स होंगे। और क्लियरली मैंने पूरा आंसर पढ़ा भी नहीं है, मुझे शुरू से ही देख के समझ आ रहा है कि इसमें 3 ग्रुप्स की बात हो रही है। कितना क्लियर तरीके से उसने लिखा है। तुम लोग क्या करते, ग्रुप 1 इतना लिखा, यहीं से ग्रुप 2 शुरू कर दिया, यहीं से ग्रुप 3 शुरू कर दिया। नहीं, बहुत क्लियरली एक एक चीज को पॉइंट्स में बना के लिखना होता है। एक एक चीज को पॉइंट्स में लिखा है, एक एक जगह पे लाइन छोड़ी गई है, एक एक चीज को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को अगेन उसने जो है अब डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगेन उसके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिखो, कुछ ना कुछ उसमें लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड हियर आर। अब देखो यहाँ पर एक मेजर चीज जो मुझे समझ आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारे केस स्टडी बेस होते हैं। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इसने गलत इंपॉर्टेंस फाइंड आउट कर ली, गलत इंपॉर्टेंस लिख दी, तो मान लो इतना ही बड़ा पूरा 1-1.5 पेज का जो आंसर है इसने लिखा है, एक पेज का इतना ही बड़ा आंसर इसने लिखा होता और गलत पॉइंट लिखा होता, मार्क्स होते सीधा सीधा 0। तो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, एक्रोनियम्स आने चाहिए, कीवर्ड्स आने चाहिए, ताकि तुम्हें पता हो कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना। सो उसके लिए प्लीज ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करो। केस स्टडीज को जब भी सॉल्व करो, कीवर्ड के बेसिस पे करो, एक्रोनियम के बेसिस पे एक एक चीज को याद करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, तो तुम केस स्टडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो प्लीज वो चीज ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स बना के दीदी ने लिखे हैं। ठीक है, और फिर अगला क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, उसमें भी 3 पॉइंट्स बना के हमारे बच्चे ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को पॉइंट्स बना के लिखोगे, अंडरलाइन कर करके लिखोगे, एक लाइन फिर से छोड़ दी गई है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये बच्चे ने क्या किया होगा ना, यहाँ पे पक्का ये आंसर को बाद में लिखा होगा, जगह छोड़ी होगी, इसलिए इसने यहाँ तक लाइन मार के छोड़ दी कि यहाँ तक ये जगह छोड़ रहे हो, इसके आगे शुरू किया होगा, इस आंसर को बाद में इसने अटेम्प्ट किया होगा। अगेन केस स्टडी ये समझ आता है कि पहले बच्चे को नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आई विल सजेस्ट इज कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो केस स्टडी है वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, तो एक बार अपने दिमाग में ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मतलब केस स्टडी से, और अपने दिमाग में एक बार पहले सोच लो कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। चाहे तो यहाँ पे साइड में एक एक वर्ड लिख दो, PSR वॉट एवर। ठीक है, एक एक साइड से एक एक जो है वर्ड लिख दो पहले। ठीक है, ताकि जब तुम आइडेंटिफाई करने जाओ तो तुम्हें पहले ही पता हो कि क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। मेरे कीवर्ड, मेरे एक्रोनियम्स अगर देखोगे तो मेरे एक्रोनियम्स में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का एक्रोनियम भी मिलेगा। वो एक्रोनियम से ना पहली साइड में लिख दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद केस स्टडी पढ़ो और फिर मैच करो कि इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। अगर सीधा ही केस स्टडी पढ़ ली तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैच करने ही नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले दिमाग में लाओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, साइड में एक्रोनियम लिख दो और फिर केस स्टडी पढ़ो, फिर तुम्हारा दिमाग मैच करवा देगा कि किस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए तो आगे हमें बिल्कुल सिमिलर चीज देखने को मिल रही है कि पॉइंट्स में ही उसने सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो 29th क्वेश्चन, अब ये जो है मोस्ट प्रोबेबली 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितना लंबा क्वेश्चन लिखा है, यहां से शुरू किया है, एक पूरा पेज ये गया है और उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ है। मतलब अगेन जैसा मैंने बोला था, 6 नंबर का क्वेश्चन 1.5 पेज का होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन 1.5 पेज से भी ज्यादा का इसने लिखा है, तो 6 नंबर का 1.5 पेज का होना चाहिए, 4 नंबर का 1 पेज का होना ही चाहिए। अगेन 30th क्वेश्चन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 पेज का क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन भी मैं देखूं तो फिर से 1.5 पेज से भी, हे भगवान, ऑलमोस्ट 2 पेज का क्वेश्चन है 31st। ठीक है, एंड 32nd क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी ऑलमोस्ट 2 पेज का है। 33rd क्वेश्चन जो है वो भी 2 पेज का है। तो तुम मतलब देख रहे हो कि बच्चे ने कितना लंबा लंबा आंसर लिखा है। 1 से 1.5 पेज का तो 4 नंबर में लिखा हुआ था उसने, एक एक पेज का क्वेश्चन। तो जो भी तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 पेज तक भी लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। अगेन हर एक चीज में तुम देखो, तुम देखते जाओ, पॉइंट से पॉइंट्स, पॉइंट से पॉइंट्स तुम्हें दिखते चले जाएंगे। हर पॉइंट के बाद जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, फैक्टर देखो, मतलब तुम देखो कितने अच्छे से लिखा है। पहले प्राइस क्या है,
फिर कोट कि कौन सी लाइन से उसने ढूंढा है, फिर किस फैक्टर की बात हो रही है, फिर वो, और फिर एक्सप्लेनेशन। देख रहे हो कितने अच्छे से हर एक चीज को उसने लिख के बताया है। एक्सप्लेनेशन अगेन, एक्सप्लेनेशन के 4 पॉइंट्स, ठीक है। तुम पैराग्राफ बनाते रह जाते हो, 5वां पॉइंट, ठीक है। फिर से कोट, फैक्टर, एक्सप्लेनेशन। इतने अच्छे से एक एक चीज को बाइफरकेट करके लिखा है कि टीचर को देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऊपर से ही देखते ही समझ आ जाए कि ये कोट है, ये फैक्टर है, ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन भी पॉइंट्स में है। फिर से कोट, फैक्टर, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हर एक चीज को बाइफरकेट करके लिखो, हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखो, हर एक चीज को हेडिंग के साथ लिखो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, एंड जहां पे हेडिंग है उसके नीचे कुछ मत लिखो। हर एक एक चीज के बाद अगर लाइन छोड़ दोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। हर चीज को पॉइंट्स के अंदर बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा, टीचर को देख के समझ आएगा, ठीक है। ABC तीनों थे, तीनों के बीच में लाइन छोड़ी गई है, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा लाइन छोड़ने में। लाइन वाइज पेपर करो, ठीक है। हेडिंग्स बनाओ, कीवर्ड्स याद करो, एक्रोनियम के साथ करो, एंड हमेशा केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में सोचो कि इसकी एक इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, इसके फैक्टर क्या क्या थे, इसके फीचर्स क्या क्या थे। उसका एक्रोनियम छोटा सा बना के छोटा सा साइड में लिखो, और फिर जब केस स्टडी पढ़ते हो तो उससे मैच करो कि हाँ इनमें से क्या क्या मुझे केस स्टडी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको जो एक पेपर का एनालिसिस करके बताया है, तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ एक टॉपर की आंसर शीट कैसी होती है। मैं तुम्हारे लिए आंसर राइटिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो तुमने देखी है ये आंसर शीट, मैं एक एक पॉइंट को अलग अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। 10 12 15 पॉइंट्स मैं अलग से लिख के लाऊंगी, मैं हर बार बताती हूँ। एंड जेन्युइनली ट्रस्ट मी, हर साल मेरे स्टूडेंट्स के 10 से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की वजह से इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे मैं उनको बताती हूँ, 2 4 टेस्ट लेती हूँ मैं स्टूडेंट्स के, और जैसे ही मैं उनकी आंसर राइटिंग इंप्रूव करवाती हूँ, आराम से 10 से 15 नंबर सिर्फ उससे इंक्रीज हो जाते हैं। स्पेशली बिजनेस स्टडीज में, इवन इको अकाउंट्स, उनमें भी लगती है आंसर राइटिंग, पर स्पेशली बिजनेस स्टडीज में तो जान है आंसर राइटिंग, ठीक है। सो प्लीज इस चीज पे फोकस करना। आई विल ऑल्सो ब्रिंग मोर वीडियोस, मेरे डिटेल लेक्चर्स देखना, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखना, हर चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे एजुकेशनल चैनल को जरूर फॉलो करो, क्योंकि वहां पे हम SRCC ग्रेजुएट्स, SRCC से पढ़े हुए बच्चे आपके लिए बेस्ट एंड फ्री एंड डिटेल्ड कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।